हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 9th में चैप्टर वर्क एंड एनर्जी की हम लोग डाउट डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे। पेज नंबर बताइए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहीं पर। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 किलोग्राम, सबसे पहली चीज, हैज द सेम डायमीटर एज एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 किलोग्राम। द स्फीयर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे विल हैव, भाई साहब दोनों को सेम हाइट से गिराया गया है। अब आपको बताना है कि आपके पास में बोथ स्फीयर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे हैव द सेम। ठीक है ना। अगर आपके पास में कहा जा रहा है कि दोनों को 10 मीटर ऊंचे से गिराया गया है तो दोनों के पास सेम क्या होगी। तो मगर आपने कहा है 10 मीटर, व्हेन दे आर एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे हैव। देखो भाई साहब, आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे। तो अगर हाइट दोनों की सेम भी है तो मास तो अलग अलग है ना। तो मास अलग अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं सकती है। मोमेंटम भी मास पे डिपेंड करता है तो मोमेंटम भी सेम हो नहीं सकता है। बट आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम लगेगा। क्योंकि भैया आप चाहे भारी चीज गिराओ चाहे आप हल्की चीज गिराओ, दोनों अगर ग्रेविटी में गिर रहे हैं तो दोनों पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ही लगेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा आंसर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि मास पे डिपेंड करता है और मास दोनों का बदला है, अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 अगला डिस्कशन करते हैं। द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, बेटा वर्क केवल डिपेंड करता है फोर्स पर, डिस्टेंस पर और दोनों के बीच के एंगल पर भी कह सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया। अभी हम आपको एक और कंसेप्ट बता देंगे, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है, फोर्स पर करता है, एंगल पर करता है, अरे वेलोसिटी पर कोई डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? डी। क्लियर है। अब एक कंसेप्ट बच्चों आपने हमसे पूछा था कि सर ये जो आप बताते हो, कई बार आपने देखा होगा वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, देखा कि नहीं देखा। और आपने पूछा कि सर ये एफ डी कॉस थीटा क्यों ले लेते हैं, ये बड़ा पंगे वाली बात है। वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। क्लियर की नॉट क्लियर। अब मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं सरल भाषा में कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा क्यों ले लेते हैं। देखिए जरा होता क्या है। बेटा मान लो ये डिस्टेंस डी है, समझ में आया। तो ये डिस्टेंस क्या है? तिरछी है, टिल्ट है, थोड़ा सा ऑब्लिक है। क्या है? ऑब्लिक। और ये ऑब्लिक तिरछी क्यों है? क्योंकि इसका बेस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा। तो याद रखना बेटा, फिजिक्स में कभी भी जिसके साथ आपका थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा की डायरेक्शन में उस डिस्टेंस का जो कंपोनेंट टूटेगा, क्या टूटेगा? कंपोनेंट, वो कहलाएगा डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट टूटेगा बेटा वो होगा डी साइन थीटा। बोलिए यस और नो। इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब है अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है और मैं बोलूं कि आप सीधे सीधे चल के जाओ, तो पहले आपको यहां तक आना पड़ेगा, बोलिए यस और नो। इसके बाद आपको ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो थीटा की डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कहलाएगा वर्टिकल। तो अगर ये लेंथ आपकी डी है तो इस कंपोनेंट की लेंथ बनेगी डी कॉस थीटा और इस कंपोनेंट की लेंथ बनेगी डी साइन थीटा। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर। अब देखिए ऐसा होता क्यों है। चलिए मान लीजिए आप जो है यहां पर मान लो ये आपके पास में आपने कहीं पर आपको वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। अब देखिए आप क्या करते हैं, आप फोर्स ये लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स एफ लगा रहे हैं। ठीक है। फोर्स एफ लगा रहे हैं और बॉडी को डिस्प्लेसमेंट आप खींच करके यहां ले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर। फोर्स यहां लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आपकी बॉडी इसको घसीट करके यहां ले जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपने देखा, महसूस किया होगा, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली बैग, कुछ इस तरीके से चके लगे रहते हैं, आप फोर्स लगाते हैं ऊपर, ट्रॉली को खींचते हैं और ट्रॉली इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है। बोलो यस और नो। आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास में डिस्टेंस d है और d का कंपोनेंट क्या है बेटा? थीटा। d का कंपोनेंट क्या है? थीटा। यहाँ पे d का जो एंगल है, कंपोनेंट नहीं, एंगल क्या है? थीटा है।
बोले क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप थीटा डायरेक्शन में किसी का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो वो कंपोनेंट होगा अपने पास में क्या, उसका कॉस थीटा, ठीक है ना। तो दो रास्ते हैं कि या तो आप एक काम करो, क्योंकि आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स का कंपोनेंट आप थीटा की डी की डायरेक्शन में तोड़ लो। तो फोर्स का कंपोनेंट डी की डायरेक्शन में कितना बनेगा बेटा, एफ कॉस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बना? मतलब आपने डी डिस्प्लेसमेंट मूव किया है, उसमें जो फोर्स लगा है वो एफ कॉस थीटा लगा है, पूरा का पूरा फोर्स नहीं लगा है, पूरा का पूरा फोर्स नहीं लगा है, नीचे फोर्स लगा है जो वो क्या है, एफ कॉस थीटा। तो जो आपका वर्क कराएगा वो एफ नहीं कराएगा, जो वर्क कराएगा वो कौन कराएगा, एफ कॉस थीटा कराएगा। कराएगा कि नहीं कराएगा? सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा में डिस्टेंस कितनी चली जा रही है, डी। तो इसलिए इसको लिख दिया जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला बन जाता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग को 11th क्लास में डिटेल में समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है, ये तो हो गया हमारा 7th वाला पार्ट। अगला 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन है, a rocket is moving up with a velocity v. Okay, if the rocket is suddenly tripled, what will be the ratio of the kinetic energy? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पहले केस में k1, दूसरे केस में k2। बेटा रॉकेट की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो पहले मास m था, वेलोसिटी v थी, और इसके बाद में बेटा इसकी वेलोसिटी 3 गुना कर दी गई, तो मास तो वही है और ये हो गया 3v स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा हाफ m कैंसिल हो गए, ऊपर बन गया v स्क्वायर, नीचे बन गया 3v का स्क्वायर, कितना हो गया 9v स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो गया बेटा, आंसर आ गया 1/9। ठीक है, आंसर इक्वल्स टू रेशियो हो गया 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों। 12 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है, चौराहा जैसा क्या दिख रहा है भाई। ए बॉय इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ओके बेटा, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन। आफ्टर ट्रेवलिंग a distance of 1.5 kilometer, he forget the correct path and rounded it about 100 meter. However, he move on the circular path 1.5 cycle and he moves forward 2.0 किलोमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। आपको बताना है कि इसने कितना काम किया है। चलिए देखिए, आपको बताना है इसने कितना काम किया है। देखो भाई, सबसे पहले आपके पास क्योंकि फोर्स न्यूटन में दिया है तो सारा किलोमीटर आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। बोलो ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बंदा है जो मूव करता है स्ट्रेट रोड में, फ्रिक्शन फोर्स बेटा जैसे चलेगा बंदा आगे की ओर, अगर बंदा आगे की ओर चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा बेटा, पीछे लगेगा। क्लियर? कहाँ लगेगा, पीछे। ये एक अपोजिंग फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का पीछे लग रहा है, अच्छी बात है, और हर समय लगेगा। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, तो बेटा यहां पर ये इसने 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर। बोलो ठीक है, 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मीटर चलने के बाद ही फॉरगेट द पाथ एट अ राउंड अबाउट द रेडियस 100 मीटर। बेटा यहां पर ये 100 मीटर का एक सर्किल आ गया। क्या आ गया, 100 मीटर का एक सर्किल। अब ये यहां पर आकर के ये 100 मीटर का सर्किल है, तो 100 मीटर का सर्किल है तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है भाई साहब कितनी, 100। मतलब कि 440, 22 × 2 हो गया 440, तो 4 4 और डबल जीरो अपॉन कितना, 7। इतने की रेडियस हो गई, इतने की क्या हो गई बेटा, रेडियस हो गई। ठीक है ना। यहां पर इन लोगों ने 3.14 लेके किया है, तो मैं भी 3.14 ले लेता हूं आंसर मैच कराने के लिए। तो 2 इंटू 3.14 इंटू कितना हो गया, 100। तो दो डेसिमल खत्म हो गए यहां से 100 से 100 के। बोलो यस और नो। तो 2 3 6, 2 एकम 2, 628 मीटर का बेटा इसका सर्कल रेडियस 2 पाई r है। क्या है इसका, 2 पाई r। He forget the correct path at a round table of radius. However, he moves the circular path for 1.5 cycle. मतलब बेटा एक चक्कर पूरा और दूसरा आधा चक्कर। तो 1.5 साइकिल मतलब बेटा कितना होता है, 3/2। यस और नो। 1.5 यानी 1:1/2। बोले तो कितना होता है, 3/2। एक चक्कर की जो डिस्टेंस है बेटा 628 है, तो 3/2 की कितने बनेगी, 3/2 इंटू 628। बोलो क्लियर? और यहां पर काट दिया हमने, 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। तो कितना हो गया अपने पास में, 3 4 जा 12,
और यहाँ पे 314 होगा, यस 2 3 जा 6, राइट बेटा। तो 3 4 जा 12 हो गया और 1 कैरी आ गई, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो गया और 3 9 942 मीटर। बेटा 942 मीटर का इसने चक्कर मारा है, मतलब एक पूरा चक्कर यहाँ और दूसरा चक्कर यहाँ। ओके चलो फिर बाहर कितना निकलता है। ओके एंड देन ही मूव्स अप टू 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर फिर ये सामने निकल गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब भैया हमें निकालना है टोटल, कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम। तो वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखिए टोटल आपके पास में डिस्टेंस कितनी है ट्रेवल्ड बाय द बॉय। फर्स्ट इसने चला भाई साहब 1500 मीटर, फिर इसके बाद बेटा 200 मीटर लिखना चाहिए था, 2.0 किलोमीटर। ये क्या बोल दिया भाई साहब। हाँ बेटा यहाँ पर इसको लिखना चाहिए 200 मीटर, क्या लिखना चाहिए। हाँ यहाँ पे 1.5, देन ही मूव्स 200 किलोमीटर नहीं है बेटा, या तो ये 0.2 किलोमीटर लिखता, या अपने पास में इसमें 200 मीटर लिखना था, ठीक है ना। क्योंकि ये 200 मीटर तो बनेगा ही नहीं इतना, या तो इनको यहाँ पे टोटल 2000 मीटर कर देना चाहिए, है ना। ओके अपन 2000 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और ये तो आपने देख ही लिया 1.5। तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई है वो निकाल लेते हैं। तो 1500 प्लस 2000 प्लस कितना आया था बेटा, मेरे ख्याल से 942, कितना आया था 942। तो बेटा देखो ये 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 और 5 14 की 4 फिर से आ गया, और 2 और 1 की 3 1 4, लो भाई साहब मैच कर गया, मतलब यहाँ पे पक्के से क्या था 2000 था। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। 4442 मीटर ये लग गया आपका क्या, डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई। अब तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो भैया फोर्स एंड फोर्स अपने पास में कितना है 5 × 4 4 4 2, आंसर आ गया 22,210 जूल। ये आ गया अपना वर्क डन। क्लियर हो गया बेटा, याद आ गया। और बेटा याद रखना इसमें कोई एंगल एंगल का फंडा नहीं लगता है फ्रिक्शन फोर्स में, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन हर वक्त लग रहा होता है, हर वक्त लग रहा होता है। समझ में आ गया। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ पर इसने एक चक्कर मारा तो यहाँ का वर्क डन तो 0 हो जाना चाहिए क्योंकि सर चल गया। फिर ऐसे देखा जाए तो 1.5 में एक चक्कर का 0 लेना था और हमें केवल आधे चक्कर का लेना था। बोलो यस और नो, क्योंकि एक चक्कर के डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि तुम्हारी चप्पल क्या उस एक चक्कर में नहीं घिसेगी कि घिसेगी, घिसेगी ना। तो ये जो फोर्स होता है ना बेटा, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स, ये ऐसे ही चलता है काम इसका, समझ गए ना। अगर आपकी चप्पल घिस रही है मतलब काम हो रहा है, समझ गए ना। ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं। हाँ, तो कुछ फोर्स होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे, जैसे ये वाला फोर्स, तो इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मगर ऐसे फोर्स जो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट पे डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी इसका बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट डाउट बताइए बच्चों। 16 क्वेश्चन अगला डाउट है। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ ऑन द अर्थ। ओके भाई साहब, मतलब आपने जो कहा कि वेट जो है किसी पर्सन का, वेट ऑन अ प्लैनेट ए, वेट ऑन अ प्लैनेट इज इक्वल्स टू हाफ ऑन द वेट ऑफ द अर्थ। ओके, वेट ऑफ द अर्थ का कितना है, हाफ है। ही कैन जंप, चलो भाई तो इसकी ग्रेविटी निकाल लेते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी डैश, एम जी डैश। तो बेटा वैसे तो होता है अर्थ पे एम जी है, मगर प्लैनेट की ग्रेविटी आई थिंक जी पी ले लो, तो बेटा उसमें तो ग्रेविटी अलग हो जाएगी, मैंने जी डैश इसलिए ले लिया, बट डोंट वरी, इसको जी पी ले लो। ये कितना हो जाएगा बेटा, एम जी बाई टू। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब बेटा उस प्लैनेट पर जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ की जस्ट क्या होगी, हाफ होगी। क्या होगी। अब कह रहा अगर वो अर्थ में 0.4 मीटर कूद पाएगा तो बताइए उस प्लैनेट में कितना कूद पाएगा। बेटा ग्रेविटी कम हो गई, हम्म, तो डबल कूद पाएगा। कहाँ कूद पाएगा, डबल। भाई ग्रेविटी कम हुई है ना, हाँ, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो वो डबल। तो 0.4 का डबल क्या होता है 0.8, तो आंसर वो 0.8 कूद पाएगा। क्लियर। हाँ, यस। तो प्लैनेट ही पर्सन कैन प्लैनेट ए पे जंप कर पाएगा 0.8 मीटर। डन। देखिए मैंने इसको क्लास में भी करवाया था। इसको ऐसा समझिए कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी स्ट्रेट लाइन इंक्रीज बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स एफ फॉर सम डिस्टेंस
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, प्रूव दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। ऐसा समझो बेटा कि आप एक ठेला गाड़ी जा रही थी, यहाँ पे आ रही थी बड़े प्यार से, इसकी स्पीड थी यू। क्या थी इसकी स्पीड? यू। ठेला लुढ़कते हुए आ रहा था। आपने क्या किया, इसको आपको शरारत सूझी, आपने इस पे फोर्स लगाया और थोड़े देर में आपने इसकी स्पीड भाई साहब कर दी यू से लेकर के वी। अब ये तेज भागने लगा, ठीक है ना। आपने इसको यू से लेके वी कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसकी इनिशियल स्पीड यू थी और फाइनल स्पीड क्या हो गई? वी। अब बताइए, आपने ये जो काम किया है बेटा, आपने यहाँ पर कुछ समय तक ये काम किया होगा कि नहीं किया होगा? और इसको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया। क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया। मान लो आपने यहां से यहां तक लाने में इसको टी समय तक धक्का दिया, इसकी स्पीड बढ़ाने में, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? v माइनस यू अपॉन टी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी ए टी इक्वल्स टू हो गया कितना? v माइनस यू। ओके। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारे पास में, हम इसका निकालते हैं। अब हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताइए इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा है। तो आप जानते हैं बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई कितना? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? अब आ जाइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लियर कि नॉट क्लियर? आपने एक्सेलरेशन दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया है, तभी तो ये वेलोसिटी चेंज हुई है। तो वो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे निकाल के पुट करना है, ए और एस। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को क्या आप 2as लिख सकते हैं? तो as को यदि आप रोक लें, क्योंकि आपने यहां से यहां तक इसको s डिस्प्लेसमेंट भी दिया होगा, जब इसको आपने फोर्स दिया है, तो यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? s। तो as की वैल्यू कितनी हो गई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पे आ गया, देखिए w इज इक्वल्स टू m, और as की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या मैं 2 को बाहर लिख लूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? और ये देखिए, क्या आप इसे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के रूप में देख सकते कि नहीं देख सकते? तो ये क्या है? दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब बेटा जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। मतलब यह है कि आप बदलाव कैसा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट। ओके, यस। 19 question number. A ball is dropped from a height of 10 meter. If the energy of the ball is reduces by 40% after striking the ground, how much height can the ball bounce back? चलो भाई साहब, आपने बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, ये जमीन पे जैसे आती है बेटा, शुरुआत में इसकी एनर्जी कितनी रहती? मान लो ये हाइट h है, कितनी हाइट है? h। तो बेटा इसके पास एनर्जी रहेगी m इंटू जी इंटू एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जैसे आई बेटा, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और इस पॉइंट तक आते आते जो काइनेटिक एनर्जी है टोटली पूरी पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बेटा पोटेंशियल आपकी जीरो बन जाएगी और काइनेटिक पूरी बन जाएगी एम जी एच के इक्वल। बोलो यस और नो? ये क्योंकि आप देखो, यदि यहाँ पे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। होता है कि नहीं होता? पोटेंशियल क्योंकि रुकी हुई आप ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप कर रहे हो तो पोटेंशियल तो होगी mgh, बट काइनेटिक क्या होगी? जीरो। कराते वक्त बेटा हाइट जीरो हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से पोटेंशियल तो जीरो हो गई, बट काइनेटिक हो जाएगी mgh। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यस और नो? ओके, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यार हाइट तो 10 थी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 mg लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि हाइट की जगह 10 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 10 mg। इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूसेस बाई 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। बेटा जैसे ही ये ग्राउंड से टकरा करके उठी, तो इसकी एनर्जी कुछ जमीन के अंदर चली जाएगी। बताइए ये सुनो, चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो कितनी चली गई बेटा? कम हो गई 40% से। तो बेटा अब आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी 2 है, वो है जितने से आई थी भैया, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू कितने से आई थी? mgh से आई थी, उसका 40% यानी 40% ऑफ mgh, इतना लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो mgh मल्टी माइनस mgh का 40% यानी 40 अपॉन 100। बोलो यस और नो?
यानी 4/10। तो mgh यदि आप कॉमन ले लें तो 1 - 1/(1) - 4/10 यानी mgh इंटू 6/10 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इतनी 6/10 यानी 6 mgh/10 की एनर्जी बची है, बाई 10 की एनर्जी बची है। अब ये एनर्जी लेकर के बेटा ये ऊपर उठेगी, उठेगी कि नहीं उठेगी, और जाएगी कहां तक, एक मैक्सिमम हाइट तक। मान लिया वो हाइट h डैश है, कितनी हाइट है आपको बताना है, और उस h डैश पर जा करके अगेन बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो बचेगी mgh डैश, और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0। बोलिए यस और नो। तो मेरे कहने का मतलब है जब ये उठेगी तो यहां पर जो एनर्जी है इसी एनर्जी को खर्च करेगी कि नहीं करेगी। तो मेरे कहने का मतलब यहां है कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी बनी है इसकी 6 mgh/10। क्लियर कि नॉट क्लियर। क्या काइनेटिक एनर्जी बनी है आपकी एट बॉटम पॉइंट पर टकराने के जस्ट बाद इसकी एनर्जी है 6 mgh/ कितना 10। जब ये बॉल ऊपर जाएगी इसी एनर्जी को लेकर के तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी एनर्जी हो जाएगी mgh डैश। क्या हो जाएगी, mgh डैश। और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब अपन को देखो देखो सीधी सीधी बात, अब यहाँ पे हमको h की वैल्यू 10 दिया था, बताइए दिया था कि नहीं दिया था। h की वैल्यू कितनी थी, 10। तो 6 mg और h की वैल्यू 10 में रख देता हूं, और यहाँ पे कितना है नीचे 10। और यहाँ पे आपके पास में m है, यहाँ पे g है, और यहाँ पे क्या है, h डैश है। बताइए mg से mg क्या हो गया, और यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर h डैश बराबर कितना, 6 मीटर। कितने मीटर, 6 मीटर। मतलब ये बॉल जो है कितने मीटर उठेगी, 6 मीटर तक उठेगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो करेक्ट आंसर इक्वल टू 6 मीटर, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे, फालतू है, आंसर हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 21। अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मोमेंटम, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विच हैविंग द लार्जर काइनेटिक एनर्जी। ओके देखो बेटा, इसके लिए आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइट एंड हैवियर बॉडी हैव अ सेम मोमेंटम। तो देखो बेटा दो है यहाँ पे बॉडी, एक लाइट बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है। ओके, तो लाइट बॉडी का मास मैंने मान लिया स्मॉल ml, और हैवियर बॉडी का मास मान लिया मैंने mh। ओके, यस, एक लाइट बॉडी एंड हैवियर ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम मोमेंटम। अब देखो कह रहा है कि दोनों के मोमेंटम क्या है, सेम है, ठीक है ना। दोनों के मोमेंटम सेम है, तो मैंने इस वाले का लाइट बॉडी की वेलोसिटी मैंने मान ली vl, और हैवियर बॉडी की वेलोसिटी मान ली मैंने vh। चलेगा। ओके, अब देखिए दोनों का मोमेंटम सेम है, तो P लाइट का मोमेंटम इक्वल टू P हैवियर का मोमेंटम। मैं लिख सकता हूँ लाइट बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू किसका, हैवियर बॉडी का मोमेंटम। तो आप लिख सकते हो लाइट बॉडी का मास m लाइट इंटू v लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू m हैवियर इंटू v हैवियर। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर। क्योंकि दोनों के मोमेंटम आपने हमें सेम कर दिए हैं। अब कह रहा भाई साहब दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी किसकी बड़ी होगी। चलिए तो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाते हैं। पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी में हमको रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए लाइट वाले की काइनेटिक एनर्जी k लाइट इक्वल्स टू हाफ m लाइट इंटू v लाइट का स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं होगा। और हैवी वाले की काइनेटिक एनर्जी k हैवी इक्वल टू हाफ m हैवी इंटू v हैवी का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा ना। चलिए अब देखिए यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, के लाइट और के हैवी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, के लाइट अपॉन के हैवी। क्लियर है बेटा। तो देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बनेगा ऊपर, एम लाइट अपॉन एम हैवियर, और वी एल स्क्वायर अपॉन वी एच का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यहां से देखिए m लाइट अपॉन m हैवी क्या होगा, m लाइट अपॉन m हैवी इक्वल्स टू क्या v हैवी अपॉन v लाइट बनेगा कि नहीं बनेगा, v हैवी अपॉन v लाइट। तो m लाइट अपॉन m हैवी के स्थान पे मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल्स टू v हैवी अपॉन v लाइट। बताइए सोनू। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है v लाइट का स्क्वायर अपॉन v हैवी का स्क्वायर। तो ये एक कट गया एक इससे, और ये एक कट गया एक इससे। क्लियर। और बचा क्या, वी एल अपॉन वी एच। यस और नो। तो ये k लाइट अपॉन k हैवी इक्वल्स टू v लाइट अपॉन v हैवी। ओके,
अब देखिए ध्यान से, कह रहा है इनमें रिलेशनशिप बताना है आपको। क्या आया है हमारे पास, के लाइट अपॉन के हैवी इक्वल टू के लाइट अपॉन के हैवी आया है, दिस इज इक्वल्स टू वी लाइट अपॉन वी हैवी। ओके, एक थोड़ा सा हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को मास में लेके आना था और हमने इसको लेकर के आ गए किसमें, स्पीड में। किसमें लेके आ गए, स्पीड में। हमको स्पीड तो पता है नहीं, है ना, हमको स्पीड पता है नहीं, मगर फिर भी कोई बात नहीं, हम कन्वर्ट कर लेंगे, 2 मिनट का काम है। देखो वी लाइट अपॉन वी हैवी आया है। अब वी लाइट अपॉन वी हैवी की वैल्यू हमने क्या निकाल सकते हैं, एम हैवी अपॉन एम लाइट। देखो, बिकॉज वी हैवी अपॉन वी लाइट इक्वल टू क्या है, लाइट अपॉन हैवी। तो अपन को क्या चाहिए है, अपन को चाहिए है यहाँ पे वी लाइट अपॉन वी हैवी, मतलब ऊपर लाइट वी हैवी, नीचे तो पलट जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा एम एच और नीचे आ जाएगा एम लाइट। बोलिए यस और नो। अब आपको पता है हैवी मास का व्हीकल ज्यादा होता है, लाइट मास का व्हीकल कम होता है, तो ये रेशियो जो आएगा ये एक से क्या आएगा, बड़ा आएगा। मतलब के लाइट अपॉन के हैवी जो होगा वो एक से क्या हो जाएगा, बड़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये इधर चला जाएगा, तो के लाइट इज ग्रेटर देन के हैवी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी लाइट बॉडी की ज्यादा होगी और हैवी बॉडी की कम होगी। तो आंसर, kinetic energy of the two object will be same if their masses and momentum will same among light and heavy bodies. Heavy body has highest momentum whereas momentum equal to body of kinetic energy। ये क्या बता दिया भाई, पूछा क्या था, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच हैज द लार्जर काइनेटिक एनर्जी। ये तो तुमने बात करी ही नहीं। लार्जर काइनेटिक एनर्जी किसके बाद पास में होगी, लाइट बॉडी के पास में। किसके बारे में हो, पास में होगी, लाइट बॉडी के पास में। कुछ समझ में आया कि उड़ गया ये, आ गया। एक चीज और देख लो, एक और रिलेशन बता देता हूं मैं आपको सिंपल सा। देखो बेटा, एनर्जी और रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये आप याद कर लो या कर भी लो। एनर्जी एंड मोमेंटम, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है ना। आपको दो फॉर्मूले बनने चाहिए बेटा। मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू मास इनटू स्पीड या मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया मास का और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया मास का। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, हो गया। तो ये क्या बन गया बेटा, देखो ये बन गया अपने पास में एम के इक्वल्स टू हाफ, ओके, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये एम का स्क्वायर हो जाएगा वी का स्क्वायर। क्या मैं इसको एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर। तो यहां से देखो ये बन गया अपने पास में एम वी क्या होता है बेटा, पी होता है नहीं होता, एम वी होता है पी। तो ये बन गया बेटा, ऊपर बन गया पी स्क्वायर और नीचे बन गया 2 और इक्वल में कितना है बेटा, के एम। क्या है, के एम या एम के, क्लियर। सो पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ गया है एम के। तो पी की वैल्यू पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 एम के, राइट। तो P इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 2 एम के, अंडर रूट 2 एम के। ये आ गई आपकी मोमेंटम की वैल्यू, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एम के। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। एक तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये है, P इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के, ठीक है। और यहां से K का फॉर्मूला भी एक बन सकता है। यदि आप यहां से देखें K को रोक लें तो K कितना आ जाएगा आपके पास में, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो K इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। K की वैल्यू हो जाएगी कितनी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्लियर। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से इसको करते हैं, मैं कैसे समझाता हूं। देखो, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव अ सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है बेटा। दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, यस। तो ये आप जो है इस वाले फॉर्मूले से करिए, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m से, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन कितना, 2m से, ठीक है ना। अब दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या है, सेम है, क्लियर की नॉट क्लियर। तो चलिए, लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले का मोमेंटम भी पी स्क्वायर है और अपॉन में कितना आ गया, 2 मास ऑफ लाइट। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर। अब एक काम करो, लाइट बॉडी का मास ऑफ स्मॉल एम ले लो, क्या ले लो, स्मॉल एम, ठीक है ना। अब हैवी बॉडी की एनर्जी निकाल दो, तो के हैवी, मोमेंटम तो सेम है तो पी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ मास ले लो कैपिटल एम। क्लियर की नॉट क्लियर। दोनों को डिवाइड कर दो, के एल अपॉन के हैवी, क्लियर, के हैवी। तो
तो यहाँ ऊपर आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल m, और यहाँ आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल M। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, सबसे ऊपर कैपिटल M और नीचे क्या आ जाएगा स्मॉल m। क्लियर की नॉट क्लियर? तो के लाइट अपॉन के हैवी, के लाइट अपॉन के हैवी कितना आ गया, ऊपर आया है कैपिटल M और नीचे आया है स्मॉल m। बेटा आपको पता है कि बड़ा मास हमेशा छोटे मास से ज्यादा होता है कि नहीं होता? तो ये जो रेशियो आएगा हमेशा हर हालत में एक से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो के लाइट अपॉन के एच इज ग्रेटर देन 1, मतलब लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर की नॉट क्लियर? एक तो तरीका है ये देखने का, एक और तरीका है यहाँ पे देखिए, एक और तरीका है के इक्वल टू हमने दिखाया पी स्क्वायर अपॉन 2m। बताइए सोनू। अब आपने कह दिया कि भैया पी कांस्टेंट है, मतलब पी सेफ है, पी में बदलाव नहीं हो रहा है। तो बेटा जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, तो अब ये चीज कांस्टेंट हो गई तो रिलेशनशिप क्या बनेगी, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। बोलो यस और नो। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मास लाइट बॉडी का कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा। मतलब के लाइट बड़ा होगा और के हैवी छोटा होगा। समझ में आया? कई तरीकों से इस क्वेश्चन को हमने करा दिया। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना? तो हालांकि इन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई, है ना, कह रहा है कि अमंग द लाइट एंड हैवी बॉडीज, हैवी बॉडी हैज द हाईएस्ट मोमेंटम। वो तो होएगा ही, है ना। मोमेंटम तो आपने पूछा ही नहीं था, आपने तो हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, मोमेंटम तो आपने कह रखा है सेम है, क्या है मोमेंटम। फिर कहाँ से मोमेंटम आपने चेंज कर दिया, जब मोमेंटम सेम दे रखा है, कुछ का कुछ आंसर दे रहे हैं। ठीक है।